मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे किए। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और साथी नितिन नवीन से मुलाकात की। इसके साथ ही बात होगी यूपी में कल एसआईआर का आखिरी दिन है। बीजेपी की नजर लापता करीब 80 लाख वोटर्स पर है। और साथ ही बात होगी 2024 की तरह समाजवादी पार्टी 2027 में जनरल सीट पर पीडीए के कैंडिडेट उतारने का प्लान बना रही है। फिर बताएंगे कल्याण सिंह की जयंती के मौके पर सीएम योगी ने उन्हें नमन किया। कहा भगवान श्री राम के लिए बाबूजी ने गुलामी के ढांचे को गिराने की सारी जिम्मेदारी ले ली थी। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और पीएम आवास पर गए, मुलाकात की। करीब 50 मिनट दोनों के बीच में मुलाकात हुई। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर की अनुकृति भेंट की है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का आवास पर भी सीएम योगी पहुंचे मुलाकात करने। सीएम योगी प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट करते भी नजर आए। शाम में सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की और इसके साथ ही सीएम योगी अमित शाह के आवास पर भी पहुंचे, उनसे भी मुलाकात की है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। सीएम योगी दिल्ली दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम आवास पर सीएम योगी की मुलाकात हुई। करीब 50 मिनट दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। सीएम योगी ने पीएम मोदी को राम मंदिर की अनुकृति भेंट की। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शिल्पकार कुंज बिहारी सिंह द्वारा निर्मित गुलाबी मीनाकारी का राम मंदिर इस शिल्प की शिखर अभिव्यक्ति है। इस कलाकृति में 2 किलोग्राम चांदी और सोना उपयोग हुआ है। इसमें हीरा भी जड़ा गया है। इस अनुकृति में 108 पार्ट हैं और 108 दिनों में तैयार किया गया है। निर्माण के दौरान 108 दिनों तक राम धुन का सतत जाप हुआ। स्वर्ण से निर्मित भगवान राम, कमल और धनुष बाण की प्रतीकात्मक डिजाइन, 4 शिखरों पर जड़े हीरे और भीतर प्रकाश की व्यवस्था, ये सब सनातन परंपरा में 108 के महत्व को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। सीएम योगी ने मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की। सीएम योगी ने पीएम मोदी के अहम सुझावों के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि ये बातचीत राज्य के बेहतर शासन और विकास के लिए नई प्रेरणा देने वाली रही। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी एक्स पर इस मुलाकात की 2 तस्वीरें शेयर की और बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर भी सीएम योगी ने मुलाकात की। सीएम योगी ने प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट की। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच मीटिंग हुई। शाम में सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। इसके बाद सीएम योगी अमित शाह के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बीच एक बड़ी खबर है। यूपी में संभावित मंत्रियों के नाम सामने आ गए हैं। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच भूपेन्द्र चौधरी, अशोक कटारिया, गोविंद नारायण शुक्ल जैसे नेताओं के नाम चर्चा में हैं। संभावित मंत्रियों की बात करें तो भूपेंद्र सिंह चौधरी मंत्री बन सकते हैं, वहीं बलदेव औलख कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अशोक कटारिया, गोविंद नारायण शुक्ला का नाम भी मंत्रियों की रेस में आगे है। तो ये संभावित चेहरे आपको बता रहे थे और साथ ही ये आज की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर गए। अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें काफी तेज हो गई हैं और कई नामों पर चर्चा भी हो रही है। यूपी में एसआईआर का पहला चरण 6 जनवरी यानी कि कल खत्म हो रहा है। अब ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। कैसे इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा वैलिड वोटर्स के नाम लिस्ट में जुड़वा सके। बीजेपी के 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता, करीब 80 लाख गायब वोटर और 1 करोड़ वैध युवा नए वोटर जुड़वाने की तलाश में हैं। एसआईआर में पिछड़ने वाले बीजेपी विधायकों को टिकट पाना भी आसान नहीं होगा। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बीजेपी के 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता यूपी में करीब 80 लाख मतदाताओं को खोजने में जुटे हैं जो वोटर लिस्ट से गायब है।
बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, सांसद और मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुटे हैं। पार्टी नेतृत्व के सीधे निर्देश हैं कि बाकी सब कामकाज छोड़ एसआईआर अभियान में जुटे। यूपी में एसआईआर का पहला चरण 6 जनवरी को खत्म हो रहा है और इसके लिए सभी राजनीतिक दल चौकन्ना है। दरअसल वजह भी साफ है, 80 लाख के लगभग वोट ऐसा है जो गायब है, यानी कि मिल ही नहीं रहा है, एब्सेंट है। इन वोटरों के लिए जो वैध मतदाता हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से लगाकर सभी दल जुटे हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने इसके लिए 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम उतार दी है हर बूथ स्तर तक। 2 करोड़ 89 लाख वोटर के बारे में जानकारी नहीं मिली। यूपी में एसआईआर के तहत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों पर गौर करें तो कुल वोटर 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 है। इनमें से 12 करोड़ 55 लाख 55 हजार 984 यानी 81.3% का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का डिजिटलीकरण हो चुका है। 27 दिसंबर 2025 तक के डेटा के अनुसार कुल वोटर में से 46 लाख 23 हजार 796 यानी 2.99% की मौत हो चुकी है। वहीं 79 लाख 52,190 वोटर यानी 5.15% अनट्रेसेबल मिले हैं। कुल वोटर में से 1 करोड़ 29 लाख 77 हजार 472 यानी 8.4% स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके हैं। 25 लाख 47 हजार 207 यानी 1.65% पहले से लिस्ट में है। अन्य में 7 लाख 74 हजार 472 वोटर हैं, यानी कुल अनट्रेसेबल वोटर 2 करोड़ 88 लाख 75 हजार 230 यानी 18.7% है। वहीं जो विपक्ष एसआईआर पर सवाल उठाता रहा, वही सपा, कांग्रेस और बीएसपी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी एसआईआर अभियान में मजबूती से जुटा रखा है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि हर पार्टी को चुनाव आयोग का सहयोग करना चाहिए, जिससे वोटर लिस्ट में पारदर्शिता आ सके। जनप्रतिनिधि सही चुना जाएगा, तो देश के लिए भला होगा और जनता के लिए भी भला होगा। केवल कुछ पार्टियां इसको राजनीतिक मुद्दा बनाई हैं, जबकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश प्रेम का मुद्दा है, देश हित का मुद्दा है। इसको सभी को सहयोग करना चाहिए और वोटर लिस्ट सही कराने में मदद करनी चाहिए। बीजेपी के 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता, करीब 80 लाख गायब वोटर और 1 करोड़ वैध युवा नए वोटर जुड़वाने की तलाश में है। एसआईआर में पिछड़ने वाले बीजेपी विधायकों को टिकट पाना भी आसान नहीं होगा। राजनीतिक दल अब चौकन्ने होकर इस अभियान में जुटे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं के नाम जुड़वाए जाएं जो वैध मतदाता हैं वोटर लिस्ट में, और इस बात की भी पड़ताल में जुटे हैं कि आखिर जो गायब मतदाता हैं उनकी डोर टू डोर तलाश की जाए। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से उत्साहित एसपी ने फैसला किया है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में ऐसी सीटें जहां दलित वोट बैंक ज्यादा है, वहां भी उनको टिकट दिया जाएगा, चाहे वो सीट जनरल कैटेगरी में हो या फिर ना। अखिलेश ने अयोध्या लोकसभा सीट पर ऐसा ही प्रयोग किया था, जो सफल भी रहा था। एसपी इस प्रयोग को अब विधानसभा चुनाव 2027 में भी आजमाना चाहती है, ताकि पीडीए वोटर्स को संदेश दे सके। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में दलित आबादी करीब 20% है। 84 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन सामान्य सीटों पर भी दलित वोट निर्णायक होते हैं। एसपी की ये रणनीति बीएसपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की है। एसपी ने अपने फॉर्मूले में भी पीडीए का जिक्र किया है। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने गैर यादव जाति के लोगों को बड़े पैमाने पर टिकट दिए। अयोध्या में अवधेश प्रसाद और मेरठ में सुनीता वर्मा को टिकट दिया। बिहार में ऐसा ही प्रयोग आरजेडी ने किया था, तो उनको उसका नुकसान हो गया। जो चीज लोकसभा में समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद थी, उसको बहुत ही सावधानी से वो अगर इस्तेमाल करते हैं, विधानसभा में भी टैक्टिकल तरीके से यूज करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको फायदा हो सकता है। तो ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है और अवधेश प्रसाद की जीत ये बताती है कि इस तरह का समाजवादी पार्टी का प्रयोग सक्सेसफुल हो सकता है। अयोध्या बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां एसपी की जीत हुई। मेरठ में एसपी और बीजेपी के बीच हार जीत का मार्जिन बेहद कम रहा। अब इसी रणनीति के तहत 2027 के चुनाव की तैयारी की जा रही है। ये निश्चित तौर पर एक प्रयोग के रूप में
है जो मेरठ और अयोध्या की सीटों पे समाजवादी पार्टी ने किया था। हमें सफलता अयोध्या की सीट पे मिली थी और हमारे नेता ने कई बार इस बात को देखा और तो और सीधे नेताजी ने भी जनरल सीट से काशीराम जी को इटावा से लोकसभा का चुनाव लड़ाया और उन्हें सदन भेजा। समाजवादियों ने सदैव से ही दलितों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार की संरक्षण का दावा और मजबूती के साथ उठा रखा है। जनता का मूड जानने के लिए एसपी ने अलग अलग सर्वे टीम मैदान में उतारी है, जो ये पता कर रही है कि किस क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी मजबूत रहेगा। एसपी 100 से ज्यादा ऐसी सीटों की पहचान कर रही है जहां पीडीए फॉर्मूले पर दलित उम्मीदवार उतारा जा सके। वो दलित वर्ग के पक्ष का मामला है और दलितों को वो जनरल की सीट पर भी लड़वा सकती है, यानी दलित वोट बैंक को साधने के लिए और उनके बीच में सकारात्मक संदेश देने के लिए समाजवादी पार्टी जनरल सीटों पर भी उनको मौका देने के बारे में सोच रही है। हालांकि चुनाव के नतीजे बताएंगे ये कवायद कितनी सफल हुई, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये कवायद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे पूर्व सांसद विनय कटियार ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने के संकेत दिए हैं। विनय कटियार ने साफ तौर पर कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव का जो चुनाव है वो अयोध्या से लड़ेंगे। अयोध्या में अपने आवास पर विनय कटियार ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। विनय कटियार ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ हाल ही में हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। यार साहब की तैयारी तो हमेशा रहती है, ये किसने कह दिया है कि तैयारी नहीं है। फिर मैदान जंग आएंगे, चिंता मत करो। तो कैसी आप पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात किए थे? वो अलग बात है, भेंट मुलाकात ये तो शिष्टाचार ने है। तो क्या किस विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? हमारी अपने राम जन्मभूमि मामला है तो स्वाभाविक है यहाँ यहीं से डंका बजेगा और कहाँ से बजने वाला। और यूपी अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी पहली बार गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बाहर पंकज चौधरी और सांसद रवि किशन का जबरदस्त स्वागत किया गया है। मंच पर फूलों की बड़ी माला भी पहनाई गई। इस दौरान जब बीजेपी अध्यक्ष ने गदा उठाया तो कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि गोरखपुर की धरा बहुत ही उर्वर धरा है और सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की पहचान को बदलने का काम किया है। सीएम योगी ने इस प्रदेश को नई पहचान देने का काम किया है। धरती है जहां की आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम यही धरा करने का काम। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहीं ना कहीं पूरा उत्तर प्रदेश की पहचान को बदलने का काम किया है। जो बीमारू प्रदेश कहा जाता है उस बीमारू प्रदेश को आज सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश को बनाने का काम किया है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं इस प्रदेश को एक नई पहचान देने का काम किया है। साथियों, कार्यकर्ता मेरे लिए स्वरूप रहे हैं, क्योंकि ये गोरखपुर क्षेत्र है। अभी मैं पश्चिम में आ रहा था, गया था कई जगहों पे, लेकिन कम से कम इस गोरखनाथ क्षेत्र में हमारे जिले के तो कार्यकर्ता हमको जानते हैं, लेकिन क्षेत्र के भी लोग, नेता जो हमारे हैं, वो अगल बगल जरूर सुनते होंगे कि मैं कार्यकर्ता ओरिएंटेड नेता हूं। मैं किसी गलतफहमी में नहीं रहता। मैं 7 बार जो चुनाव जीता हूं तो अपने कार्यकर्ता और अपने जनता के बल पर मुझे जीत करके आज यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े बड़े मामले में उमर खालिद और साथी शर्जील इमाम को बड़ा झटका लगा है। दोनों की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पेश किए गए सबूतों के आधार पर दोनों की भूमिका साजिश करने वाली लगती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर तंज कसा, वहीं कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में।
साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम पर बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, दंगों की साजिश में शर्जील और उमर की भूमिका अहम थी। सबूतों के आधार पर पहली नजर में ऐसा लगता है कि आरोपियों के खिलाफ आरोप सच हो सकते हैं। सबूतों से लगता है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की एक सुनियोजित साजिश थी। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार किसी को नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के कृत्य और भाषणों का उद्देश्य एक विशेष समुदाय को लामबंद करना और सरकार के खिलाफ हिंसक असंतोष पैदा करना प्रतीत होता है। जी, गुलफिशा फातिमा को बेल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ऑफकोर्स बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, उनके परिवार के लिए भी, और बाकी लोगों को जो बेल दी गई है। जो 2 लोगों को बेल नहीं दी गई है उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 साल के बाद वो रीअप्लाई कर सकते हैं, अगर तब तक पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने सारे अहम विटनेसेस अगर एग्जामिन नहीं किए तो 1 साल बाद वो लोग फिर रीअप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। 2 लोगों को बेल नहीं दी है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन 5 लोगों को बेल देना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि नहीं देनी चाहिए। अगर उनको बेल दी जाती है तो हम 15 सनातनियों के जिनके बेटे और भाई मारे गए हैं उनको भी फांसी देने जैसा काम किया जा रहा है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिलने पर बीजेपी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग को बहुत दुख हो रहा होगा। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। उच्चतम न्यायालय का फैसला तर्कसंगत फैसला है और सभी लोग शुरू से इस बात को जानते ही थे कि ये जो दिल्ली में दंगे हुए थे ये साजिश के तहत हुए थे, कॉन्स्पिरेसी थी, बहुत लंबी प्लानिंग थी, उसके साथ दिल्ली में दंगे हुए थे। और आज उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो फैसला इसी को साबित करता है। अनफॉर्चुनेट है, जमानत मिलनी चाहिए। मान लेते हैं कि इनका हाथ था, इन्होंने अपराध किया था, तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था चार्जशीट के बाद, और चार्जशीट देना चाहिए तो ट्रायल शुरू होना चाहिए था। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने इस मामले में अन्य 5 आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। उमर, शर्जील और अन्य आरोपियों पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां, अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज्यादा घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।